अब बात करते हैं हम किसकी, नॉन कांटेक्ट फोर्स की। ठीक, नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होगा आपका, जिसमें आपका ऑब्जेक्ट और फोर्स जो लगा रहा है उन दोनों के बीच में क्या होगा, फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा। ठीक, नो फिजिकल कांटेक्ट। यानी कि आप फोर्स महसूस कर सकते हैं लेकिन आप इसको टच नहीं कर सकते, यानी जो फोर्स लगा रहा होगा वो ऑब्जेक्ट को टच नहीं करेगा। ठीक, और ऑब्जेक्ट भी उनको टच नहीं करेगा, क्योंकि आप एक को टच करेंगे तो दोनों में क्या होगा, म्यूचुअली कांटेक्ट होगा ही। तो अब इसमें क्या है, पहला है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ये क्या होता है, दो बॉडी हैं, कुछ डिस्टेंस पे हैं r पे, ये m1 है, ये m2 है। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, m1 इज अट्रैक्टेड m2 एंड m2 इज अट्रैक्टेड m1। ठीक, यानी ये आपस, इनके सराउंडिंग में जो भी ऑब्जेक्ट होंगे उसको अट्रैक्ट करेंगी, इसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, क्लास 9th में आपने पढ़ रखा है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में अच्छे से, जिसकी वैल्यू होती है आपकी ठीक, ये होती है, ये आपका हो गया क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, ये क्या होता है, लेकिन एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो क्या करता है, और ह्यूमन को अर्थ के सेंटर से अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से आप मोशन कर सकते हैं। ठीक, स्ट्रेट मोशन कर सकते हैं, सर्कुलर मोशन कर सकते हैं। अगर उस फोर्स को हम हटा देंगे तो आदमी क्या होगा, उसमें ग्रेविटी एक्सर्ट नहीं करेगी फोर्स, वो क्या होगा, स्टेबल सीधा खड़ा नहीं हो पाएगा। ठीक, जैसे मून पे होता है। ठीक, तो क्या होगा, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, अट्रैक्शन ऑफ अ ह्यूमन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक, ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। ये क्या होता है, अट्रैक्टिव ही होगा, केवल रिपल्सिव नहीं होता। ठीक, अट्रैक्टिव ही होता है। और अर्थ ही ह्यूमन को क्यों अट्रैक्ट करती है, ये सोचा, तो अर्थ इसलिए ह्यूमन को अट्रैक्ट करती है क्योंकि अर्थ का मास है बहुत बड़ा। ठीक, और ह्यूमन का मास है बहुत छोटा, तो बड़ा ही छोटे को अट्रैक्ट कर सकता है, छोटा बड़े को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, ये क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। अगला आता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, जब दो चार्ज के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन हो, दो चार्ज के बीच में। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्ज के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा, उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे। नाम से ही पता लग रहा है इसमें अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों होंगे। अगला है आपका मैग्नेटिक। मैग्नेटिक में क्या होता है, जब दो पोल्स के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा, यानी ये किस पे है, चार्ज पे, और ये किस पे है, पोल्स पे। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज पे होता है और मैग्नेटिक पोल्स पे होता है। ठीक, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, जब दो पोल्स के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा। और एक बात, इन दोनों में क्या रिलेशन है, जब एक से ज्यादा चार्ज मिलके, ठीक, जब एक से ज्यादा चार्ज मिल जाते हैं, ठीक है, एक तरफ माइनस माइनस हो गए या एक तरफ प्लस प्लस हो गए। ठीक, जब एक ऐसा कुछ हो जाए, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, तो वो जब एक साथ मिलके क्या बना देते हैं, चार्ज, एक साथ चार्ज मिलके बना देते हैं उस जगह को पोल। ठीक, तो ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिक फोर्स का छोटा रूप है चार्ज के रिस्पेक्ट में देखें तो। और मैग्नेटिक फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का बड़ा रूप है, जब एक से ज्यादा चार्जेस मिल जाते हैं और वो अपनी जगह बना लेते हैं। ठीक, माइनस माइनस एक तरफ, प्लस प्लस एक तरफ, तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो आपका मैग्नेटिक फोर्स कहलाता है। ठीक है, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स, पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स केवल अट्रैक्टिव होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स आपका अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है। सेकंड आपका क्या है, फोर्स
मैग्नीट्यूड ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स magnitude of non-contact force is inversely proportional to the square of distance of separation. ठीक है, यानी डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स होगा कम, कितना? 1/स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, जैसा कि यहां पे है। ठीक है, तो ज्यादा डिस्टेंस बढ़ाएंगे बहुत तेजी से फोर्स कम होगा, ज्यादा डिस्टेंस घटाएंगे बहुत तेजी से फोर्स इंक्रीज करेगा। ठीक, तो ये हो गया आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में। अब आगे चलते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स के बारे में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या है? पहला, फोर्स क्या होता है? रेट स्टेट को चेंज करता है, चाहे रेस्ट से मोशन में लाए या मोशन से रेस्ट पे लाए। ठीक, चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन। ठीक, चेंज द स्टेट ऑफ मोशन कैसे? स्टार्ट और स्टॉप करके। ठीक, स्टार्ट कैसे करके? ब्लॉक रखा हुआ है, पीछे से फोर्स लगाया, वो क्या होगा? मूवमेंट लेना स्टार्ट कर देगा। ब्लॉक मूवमेंट ले रहा है, फोर्स लगाया तो क्या कर देगा? स्टॉप कर देगा। ठीक, कैसे? डायरेक्शन के अप्लाई करने पे। जब ब्लॉक रखा है तो आप क्या लगा रहे हैं? ठीक, अब रोकना है, ये वेलोसिटी से आ रहा है तो इसको रोकना है तो क्या लगाना पड़ेगा? अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी सेम डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो मोशन स्टार्ट होगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो मोशन स्टॉप होगा। ठीक, दूसरा क्या है? दूसरा है चेंज डायरेक्शन एंड स्पीड। चेंज डायरेक्शन कैसे? आपने यहां फोर्स लगाया, ठीक, डायरेक्शन चेंज कैसे करेंगे? ठीक, ये फोर्स है F, इधर की तरफ लगा हुआ है। डायरेक्शन चेंज करने के लिए क्या करेंगे? ये F1 हो गया, ये F2 लगाया आपने, तो चेंज डायरेक्शन कब होगी? जब F2 इज ग्रेटर देन F1, यानी आप इस मैग्नीट्यूड से ज्यादा फोर्स लगा देंगे तो वो क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगेगा। लेकिन ठीक, स्पीड कैसे चेंज होगी? स्पीड भी सेम तरीके से, ये वेलोसिटी v है, ठीक, v वेलोसिटी से इधर आ रहा है, आपने इस फोर्स को लगाया, v वेलोसिटी से आ रहा है और फोर्स F1 है, आपने F2 लगा दिया वेलोसिटी v2 से, तो ये क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगेगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ठीक, तो चेंज करने के लिए भी डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन जरूरी है फोर्स के केस में। डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या होगा? आपका स्टेट चेंज कर सकता है, स्पीड चेंज कर सकता है और डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। ठीक है, अब फोर्स चेंजेस द साइज एंड शेप। चेंजेस द साइज एंड शेप कैसे? ये किस केस में होगा? स्टार्टिंग में बात कर चुके हैं नॉन रिजिड बॉडी के केस में। नॉन रिजिड बॉडी के केस में कैसे क्या होगा? जब आप फोर्स लगाएंगे तो उधर से भी, उस बॉडी से भी फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से उसकी डायमेंशन क्या होने लगेगी? चेंज होने लगेगी, शेप चेंज होने लगेगा। ये नॉन रिजिड के केस में है, ठीक, शेप एंड शेप। और ये किसके केस में है? आपका रिजिड बॉडी के केस में। ठीक, फिर दूसरा क्या होगा आपका? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होता है। और आप जब फोर्स लगाते हैं, ठीक, मान लीजिए ये वेलोसिटी से मूव कर रहा है, आपने फोर्स लगाया तो फोर्स कुछ वेलोसिटी से लग रहा होगा, ठीक, वहां पे क्या आ जाएगी? ये v1 v2 v1,
और चेंज ऑफ वेलोसिटी ही क्या कहलाती है, आपकी एक्सेलरेशन। तो जब भी आप फोर्स लगाएंगे तो वहां क्या हो रहा होगा, इंड्यूस, एक्सेलरेशन इंड्यूस हो रहा होगा। ठीक, तो ये आपका पहला पॉइंट था कि शेप एंड साइज चेंज होता है नॉन रिजिड के केस में, और स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज होती है किसमें, रिजिड के केस में। दूसरा क्या हो गया आपका, जब भी फोर्स लगाएंगे तब एक्सेलरेशन होता है। तीसरा आपका क्या हो गया, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, अब चलते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। अब देखते हैं हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। आपने ये क्लास 9 में पढ़ा था, 3 लॉ होते हैं। फर्स्ट लॉ आपका क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, और कोई मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। कब तक, जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। इस लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ आपका क्या कहलाता है, rate of change of momentum is directly proportional to force applied। ठीक, force applied, rate of change of momentum मतलब F is directly proportional to delta P by T। ठीक, जहां पे भी रेट की बात करेंगे, कभी भी रेट की हम बात करेंगे तो वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में। यानी इस पूरी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, रेट। डेल्टा मतलब स्मॉल चेंज इन दैट क्वांटिटी, और टी क्या होता है, टाइम, कि उस क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसे हम क्या बोलते हैं, रेट। तो डेल्टा मतलब यहाँ पे है P2 माइनस P1, यानी फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन पे उसका मोमेंटम क्या था, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाता है, रेट। तो ये क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ठीक, अब इसका प्रूफ कैसे करेंगे। मान लीजिए एक बॉडी है, ठीक, लेट अ बॉडी ऑफ मास m, ठीक, मास m मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u। तो उसका उस समय मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम P1, P1 क्या होगा, m इंटू U1। ठीक है, फिर क्या किया आपने, फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई, ठीक, उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई। ठीक, वेलोसिटी v हो गई तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, P2। ठीक, अब क्या करें, चेंज ऑफ मोमेंटम निकाल लें, P2 माइनस P1। ठीक, ये क्या हो जाएगा, m V1 माइनस U1। ठीक, ये V1, V1 क्या है, फाइनल वेलोसिटी, U1 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। अब क्या करें, इसको टाइम से डिवाइड कर दें, यही तो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये भी टाइम से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, इसको इक्वेट कर दें फोर्स के। ठीक, अब ये बताइए इस क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, क्लास 9 में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा है, इस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, सही जवाब चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम क्या कहलाती है, एक्सेलरेशन। यहीं से आपका फॉर्मूला आता है F इक्वल्स टू ma का। ठीक, ये हो गया आपका। तो इस तरह इसको आप प्रूव कर सकते हैं। ठीक, प्रूफ पेपर में आ सकता है F इक्वल्स टू ma तक। ठीक, विद सेकेंड लॉ की डिफिनीशन। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड लॉ। थर्ड लॉ आपका क्या कहलाता है, एक्शन और रिएक्शन किसी भी फोर्स का इक्वल होता है। ठीक, मान लीजिए आप एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं, रफ सरफेस पे रखा है, F लगा रहे हैं, तो उतना ही आपको फ्रिक्शनल फोर्स मिल रहा होगा। अगर वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है तो मतलब दोनों फोर्स क्या होंगे, बराबर होंगे। जब तक वो मूव नहीं करता, कब तक नहीं करेगा, जब तक आप इस फोर्स को बढ़ाएंगे नहीं। और अगर आप इसको
कम रखेंगे और ये भी उतना ही रहेगा, ठीक, इसकी क्वांटिटी भी उतनी ही रहेगी, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट मूव नहीं होगा। इसीलिए बहुत बड़े ऑब्जेक्ट अगर आपसे मूव करने को बोले जाए तो वो आप नहीं कर पाएंगे। किस लिए? उसमें फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, लगभग लगभग ज्यादा होता है इसकी कंपैरिजन। तो वो क्या होता है, एक्शन और रिएक्शन का इक्वल, यानी मतलब F1 और ये F मतलब फ्रिक्शनल फोर्स, ये क्या होंगे थर्ड लॉ के हिसाब से F1 इक्वल्स टू माइनस FF, ये चीज, ये हो गया आपका थर्ड लॉ। अब इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं, ठीक, तो इसकी फोर्स की यूनिट होगी आपकी फोर्स की यूनिट आपकी होगी, फॉर्मूला है F इनटू ma, ठीक। फोर्स की यूनिट होती है आपकी स्टैंडर्ड यूनिट केजी, ठीक। एक्सेलरेशन की क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगी, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसे को आप बोलते हैं न्यूटन, ठीक। अब 1 न्यूटन को डिफाइन करना हो तो आप कैसे करेंगे, 1 न्यूटन इज दैट फोर्स, ठीक, which when acting on a body, ठीक, of mass 1 kilogram produces the acceleration of 1 meter per second square, ठीक। इसके हिसाब से आप इसको डिफाइन कर लेंगे, मतलब 1 न्यूटन फोर्स वो फोर्स है जो 1 किलोग्राम मास को कितने एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, ठीक। ये हो गई आपकी एसआई यूनिट। अब सीजीएस यूनिट क्या होगी, सीजीएस यूनिट किलोग्राम की हो गई, ग्राम, मीटर की हो गई सेंटीमीटर, सेकंड की तो सेकंड स्क्वायर होती है। इस यूनिट को हम बोलते हैं डाइन, ठीक। अब डाइन को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज दैट क्वांटिटी ऑफ फोर्स व्हिच व्हेन अप्लाइड ऑन 1 ग्राम ऑफ मास प्रोड्यूसेस द एक्सेलरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। अब इन दोनों में रिलेशन क्या है, 1 न्यूटन किसके बराबर, 1 केजी इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। अब 1 केजी इक्वल्स टू 1000 ग्राम इंटू 100 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। ये 3 जीरो, ये 2 जीरो, मतलब 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को क्या बोलते हैं, डाइन। तो रिलेशन क्या आएगा, 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन, ठीक। अब बात करते हैं फर्स्ट यूनिट के लास्ट टॉपिक की, वो क्या है, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। ग्रेविटेशनल यूनिट मतलब पहली चीज क्या होगा, हम F इक्वल्स टू ma को ग्रेविटी के टर्म्स में बदलेंगे। ग्रेविटी के टर्म्स बदलेंगे मतलब फोर्स की तो कोई ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब फोर्स, ठीक। मास मतलब सेम ही रहेगा। एक्सेलरेशन चेंज हो जाता है किसमें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी mg में। तो एक फोर्स का फॉर्मूला आता है F इक्वल्स टू mg, ठीक। और यहां से याद होगा mg क्या किसके बराबर होता है, वेट के, यहीं से आता है W इक्वल्स टू F से, ठीक। तो यहां से एक और चीज मिलती है F इक्वल्स टू W, ठीक। W क्या है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक। ये हो गया। अब इसको इसकी यूनिट होती है आपकी kgf, किलोग्राम फोर्स, किलोग्राम फोर्स। तो 1 किलोग्राम फोर्स इज अ फोर्स व्हिच अर्थ पुल्स द मास ऑफ, ठीक। मतलब 1 किलोग्राम फोर्स कौन सा फोर्स होता है, जिस फोर्स से अर्थ आपको अट्रैक्ट करती है, किसको, 1 किलोग्राम मास को, ठीक। इसकी यूनिट कितनी होती है, 1 kgf इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन। इसकी सीजीएस यूनिट होती है आपकी जीएफ,
यानी ग्राम फोर्स किसके बराबर होता है 980 डाइन के बराबर, ठीक 980 डाइन के बराबर। तो ये हो गया। अब इन दोनों में रिलेशन निकालते हैं तो लगभग क्या आता है 1000 GF के बराबर, ठीक। अब GF को डिफाइन करेंगे तो इट इज दैट क्वांटिटी ऑफ फोर्स ऑफ अर्थ विच अट्रैक्ट्स द 1 ग्राम ऑफ मास, ठीक है। ये हो गया, तो ये यहां तक हो गया। अब लास्ट में क्या आता है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन वही वाली, क्या v equals to u plus at s equals to ut plus half at square और v square equals to u square plus 2as, ठीक है। तो ये आपकी हो गई इक्वेशन ऑफ मोशन, v equals to u plus at, s equals to ut plus half at square और v square equals to u square plus 2as, ठीक है। अब इसको ग्रेविटी के टर्म्स में पूछेगा तो आप चेंज कर लेंगे, एक्सीलरेशन की जगह पे क्या हो जाएगा g, ठीक। तो यानी v equals to u plus gt, s equals to ut plus half gt square और v square equals to u square plus 2gs, ठीक। तो यहां तक आपकी फर्स्ट यूनिट का टॉपिक होता है कंप्लीट, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म पे हम देखेंगे सेकेंड यूनिट जो आपकी है इंपॉर्टेंट है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।